नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। यूपीएससी आपका प्रीलिम्स जरूर क्रैक होगा अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज कर लेंगे। तो हमने 2025 का पॉलिटी का पेपर एनालाइज किया है, 24-23, और आज हम 22 का पेपर एनालाइज करने वाले हैं, जिससे आपको हेल्प मिल सके कि यूपीएससी में पढ़ने के बाद भी आपकी कुछ चीजें रह जाती हैं, और अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाएं तो इजीली 80 क्वेश्चन से 80 मार्क्स से 120 मार्क्स की ओर जा सकते हैं। तो 40 का जंप लेना, 20 मार्क्स का जंप लेना, 10 क्वेश्चन का जंप लेना, 20 क्वेश्चन का जंप लेना, जिससे आपका प्रीलिम्स निकल जाए। इसके लिए आपको कुछ चीजें सीखनी पड़ेंगी कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे किया जाता है, एनालाइज कैसे किया जाता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जितना हम एनालाइज करने का प्रयास करेंगे, आंसर ढूंढने का नहीं, एनालाइज करने का, उतना ही हमारी प्रोबेबिलिटी इस एग्जाम को पास करने की बढ़ जाएगी। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा पॉलिटी के क्वेश्चन से कि अगली बार जब आप पेपर देंगे तो आप कैसे सोचें ताकि आपका आसानी से प्रीलिम्स पास हो जाए। तो चालू करते हैं। इसके आंसर्स, बाकी चीजों के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा। आपको क्या मिलेगी इससे? काफी हेल्प मिलेगी। आप जब क्वेश्चनों को देखेंगे तो आपको इससे काफी हेल्प मिलेगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं और 2022 का पेपर क्या करने की कोशिश करते हैं? एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको फैक्ट, क्वेश्चन एनालिसिस, सोर्स और बाकी सारी चीजें भी बताने का प्रयास करूंगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, चालू करते हैं। 2022 का ये क्वेश्चन है और हम डायरेक्टली पॉलिटी के सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। ये इंग्लिश में क्लास होगी, फिर मौका मिलेगा तो हम हिंदी में भी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है, 30 नंबर। A bill amending a constitution require a prior recommendation of the president। ठीक है, पहले हम इसका फॉर्मेट चेक कर लेते हैं। फॉर्मेट क्या है? 3 स्टेटमेंट है और एक एक फॉर्मेट है जहां बता रहा है कि आप अगर एक स्टेटमेंट काट दें तो 2 ऑप्शन हो जाएंगे या तीनों के तीनों आपको चेक करने होंगे। तो आपके लिए लर्निंग क्या है? आप जरूर फॉर्मेट को चेक करें। जितना अच्छा आप फॉर्मेट को चेक कर लेंगे उतनी ही प्रोबेबिलिटी आपकी राइट करने की बन जाएगी। अब ध्यान देना है कि इस फॉर्मेट को चेक करते वक्त आप क्या काम करेंगे? ढंग से पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? ढंग से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आप बिल अमेंडिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर अ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो हमारी लर्निंग क्या हुई कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन चेंज पर काफी क्वेश्चन आते हैं, और ये किस पर क्वेश्चन आया है? अ बिल अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन। भाई हमने सुना है मनी बिल पर प्रायर रिकमेंडेशन चलता है, स्टेट के रीऑर्गेनाइजेशन के लिए चलता है, बजट के लिए चलता है, पर कॉन्स्टिट्यूशन के लिए तो ऐसा कोई नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की पावर बराबर है। तो अब क्या है, अगर यहां लिखा रहता मनी बिल तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाती बच्चों? सही हो जाती। तो क्या किया है उसने? रिप्लेस किया है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या बना? 2 और 3। लेकिन हम आंसर की तरफ नहीं जाएंगे,
हम और स्टेटमेंट को भी क्लैरिफाई करेंगे। तो अब बिल अमेंडिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन, ये दोनों की ताकत है, ये बात हमको मालूम है। लेकिन फिर भी हम मनी बिल होता तो स्पेशल पावर ऑफ लोकसभा है और उसके लिए प्रेसिडेंट की एसेंट चाहिए, ये बात हमको क्या है मालूम है। When a constitutional amendment bill is presented to President of India, it is obligatory for the President to give her or his assent। ये हमें मालूम है कि एसेंट देना पड़ता है। अब आइए, अ कॉन्स्टिट्यूशन बिल मस्ट बी passed by Lok Sabha and Rajya Sabha by special majority and there is no provision of joint sitting। तो आपको पता ही है बराबर की ताकत है राज्यसभा और लोकसभा को। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा सही है और यहां कोई जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है। जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन किस पे होता है बच्चों? ऑर्डिनरी बिल पर। किस पर? ऑर्डिनरी बिल पर यह प्रोविजन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पर यह नहीं होता। तो आपका क्या हो गया? थर्ड स्टेटमेंट सही हो गया। सेकंड स्टेटमेंट सही हो गया। और यहां पर बस मनी बिल की जगह क्या डाल दिया गया है? ये डाल दिया गया। तो मेन की पॉइंट को आप अच्छे से पढ़ेंगे, एक काटते ही आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन दो पे आप चेकिंग जरूर करेंगे क्योंकि कई बार क्या होता है, श्योरिटी लाने के लिए आपको ये देखना होता है। क्लियर हो गई बात? बिल्कुल क्लियर हो गई होगी आपको, है ना? आगे बढ़िए। ये तो आसान क्वेश्चन है, इसे एक्सप्लेन करने की भी इतनी जरूरत नहीं। अब आइए इसको हम देखते हैं। 13 के बाद 14 क्वेश्चन ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है, अब यहां पर आपको चीजें समझनी होगी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाइड द मिनिस्टर इनटू 4 रैंक्स: कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर। अब यहां दो चीज आपको देखनी है। पहली तो आपको कंफ्यूजन क्या आता है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लासिफाइड किया है या नहीं। तो आपकी लर्निंग क्या है? लर्निंग नंबर 1, आपको यह पता होना चाहिए कि भाई ये प्रोविजन दिया है और क्या डिफाइन किया है या फिर उसकी डिटेलिंग की है या आर्टिकल लिखकर छोड़ दिया है जो कि आप प्रोविजन कहेंगे। अगर ऐसा नहीं किया है तो क्या उसके लिए अलग से लॉ बना है? तो जब भी आप करंट अफेयर पढ़ते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए, वरना इस तरह के नेचर के क्वेश्चन आपको मैंने पहले भी बताया है, ये क्या पूछे जाते हैं? डायरेक्टली पूछे जाते हैं। कई सवाल ऐसे पूछे कि ये बताइए लोकसभा की रूल बुक में लिखा है, राज्यसभा की रूल बुक में लिखा है, कौन सी रूल बुक में ये लिखा हुआ है? तो हम यहीं फंस गए इतना पढ़ने के बाद भी लक्ष्मीकांत कि ये कहां पर लिखा हुआ है। ठीक है। दूसरा, फैक्ट को भी चेंज करता है। अगर आपने अभी 2025 का क्वेश्चन देखा होगा तो वहां पर भी बच्चों
ये पूछा था डीलिमिटेशन कमीशन कौन से वाला आया हुआ है, तीसरा है, चौथा है, और वहां फोर्थ था एग्जाम्पल। तो फैक्ट भी पता होना चाहिए। अब यहां फैक्ट में हमको बताया 4 रैंक में डिवाइड किया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कहा है। तो यानी जब भी आप लक्ष्मीकांत पढ़ें तो ये पहली स्टेटमेंट पर ध्यान दे, या लक्ष्मीकांत के पीछे से या बेयर एक्ट से। अब हमें पता नहीं है इसका आंसर है या नहीं। अब आइए, टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग अ प्राइम मिनिस्टर शेल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द लोकसभा ऑफ द मेंबर इन लोकसभा। ये हमने पढ़ा हुआ है ना, कि भाई 91st अमेंडमेंट से क्या होता है, 10% दिल्ली के लिए और 15% किसके लिए, यूनियन गवर्नमेंट के लिए लिमिट सेट की गई थी, अमेंडमेंट लाया गया था। लेकिन आपको ये इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर है या नहीं ये कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए डायरेक्ट आर्टिकल लिखा है बच्चों। अब अगर आप डायरेक्ट आर्टिकल पढ़ना सीख गए तो आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। ये आपकी लर्निंग होनी चाहिए कि आप डायरेक्ट आर्टिकल भी देखें। तो जरा हम देखने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, आर्टिकल 75 1A में 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, आपको सारे एक्ट्स पर ध्यान देना है। लिमिट किया गया है 15%। मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर कितने हो सकते हैं, 81। ये देखिए, टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। अब यहां ये वर्ड एग्जैक्टली दिया हुआ है। अगर ये आर्टिकल आपने पढ़ा होता, जो चेंजेस आया है 71 के फर्स्ट ए में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शेल नॉट एक्सीड 15% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल। ये डायरेक्टली दिया हुआ है, यानी सेकंड स्टेटमेंट सही है मेरी। कहां पर है स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट यूपीएससी मेहनत करता है और अधिकतर बार गलत लिखता है, उसको देखिए। क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेड बाय प्राइम मिनिस्टर, 74 75 हम पढ़ते हैं, पर एक्सपेक्टेडली हमने कहीं नहीं पढ़ा कि इनके 4 रैंक हैं, ऐसा कहीं मेंशन नहीं है। क्या किया गया है, 3 to 4 टाइप है, बेस्ड ऑन ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कन्वेंशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन में ये सिर्फ ये लिखा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे, लेकिन इनका कैटेगराइजेशन किसमें है, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कन्वेंशन, जिसमें 1 2 3 4 हैं। अब हम फंस गए कि भाई ये तो बैक में जाकर बात कर रहा है। हम लोगों को क्या होनी चाहिए, हम लोगों को 2 चीज मालूम होनी चाहिए। कौन सी 2 चीज, कि क्या इसका प्रोविजन किसी आर्टिकल में है, क्या इसके लिए अलग से कोई लॉ बनाया है, और इसी को बार बार घुमाकर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अगर ये बात हमको याद हो तो ये क्या हो जाएगा, अब ये 2 के बीच में, 2 लॉस के बीच में क्वेश्चन है। अधिकतर लॉस को ही पूछा जा रहा है, लॉस को, कि इसके बैकग्राउंड की जो इंफॉर्मेशन है वो आपको क्या रखनी है बच्चों, याद रखनी है। और अगर ये आपको पता हो कि ये किसके थ्रू है, तो जो करंट अफेयर की मैगजीन आप पढ़ते हैं या बाकी चीजें करते हैं उसको देखिए। तो पहला कट जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा, बी विल बी द आंसर। अधिकतर बार ए
यूपीएससी गलत लिखता है, ये आप लर्निंग लीजिएगा। व्हेन इस फॉर्मेट में क्वेश्चन हो तो आप पाएंगे फर्स्ट स्टेटमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम रॉन्ग रहती हैं, मोस्ट ऑफ टाइम, कभी कभी राइट भी हो सकती हैं, लेकिन आप देखिएगा उसको वो कॉम्प्लेक्स तरीके से लिखेगा। हमको ये बात क्या हो गई, क्लियर हो गई। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, लर्निंग भी आपको क्लियर हो गई। अब बढ़िए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा। घुमा घुमा के यही पावर क्वेश्चन पूछता है कि एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा बताओ, एक्सक्लूसिव पावर ऑफ राज्यसभा बताओ। अब फॉर्मेट देखिए, पहले नीचे देखेंगे कि फॉर्मेट क्या है। फॉर्मेट ये कहता है कि भाई ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। कैसे, वो चाहता तो 1 2 3 भी बना सकता था, लेकिन उसने एक 3 यहां डाल दिया, 2 यहां डाल दिया, तो इसका मतलब है उसने कोई ज्यादा कलाकारी इसमें की है। और ज्यादातर चांसेस हैं कि केवल इसमें एक स्टेटमेंट ही ट्रू हो। क्यों जी, ये आप कैसे कह सकते हैं कि इस वाले फॉर्मेट में एक ही स्टेटमेंट चांसेस होने के चांसेस हैं? क्यों, वो क्वेश्चन को ऐसे भी तो फ्रेम कर सकता था, 1 2 2 3 1 2 3 1 3, अगर उसको एक देनी होती। अगर वो एक और 3 कर रहा है तो आपको बस मैं इतना बता रहा हूं कि फॉर्मेट पे ध्यान देना है। और अगर आप चाहें तो फर्स्ट स्टेटमेंट की जगह कभी कभी और स्टेटमेंट को भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट एक्स्ट्रा एफर्ट, एग्जामिनर एक्स्ट्रा एफर्ट लगाता है क्या करने के लिए, कि मैं इसको ऐसा बनाऊं, इस तरह से लिखूं कि वो जान ना पाए, क्या ना कर पाए, वो जान ना पाए। तो आप, अब मुझे पढ़ना होगा तो मैं 3 से पढ़ने की कोशिश करता हूं या सेकंड से पढ़ने की कोशिश करता हूं। इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, वो बोला एक्सक्लूसिव पावर है। इंपीचमेंट अरे कहीं भी आ सकता है ये तो मेरा 3 कट गया। अब या तो आंसर 1 2 होगा या 2 होगा, पर मैं अभी आंसर पर नहीं जाऊंगा, मैं सारी स्टेटमेंट पढ़ूंगा। टू पास द मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये मुझे पता है कि एक्सक्लूसिव पावर में नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में ही आता है, राज्यसभा में नहीं आता, ये एक्सक्लूसिव पावर है, तो सेकंड सही है। टू रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, रेटिफाई हो नहीं सकता। अगर रेटिफाई, अगर इमरजेंसी को वो कर देंगे लोकसभा, तो ये एग्जीक्यूटिव के हाथ में क्या होगी, एग्जीक्यूटिव के हाथ में एक ऐसी ताकत होगी जो क्या करेगी, जो कभी भी उसको इमरजेंसी लगाएगी और खाली लोकसभा उसको लगा देगी, राज्यसभा की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए इसमें दोनों की कैसी शक्ति है, दोनों की इक्वल शक्ति है। अब देखा कुछ पॉइंट उसने इक्वल वाली के डाल दिए और एक पॉइंट उसने डाल दिया, और हमने फॉर्मेट से समझ लिया कि यहां एक ऑप्शन होने की संभावना है। क्या हमने क्या किया, रीडिंग द एग्जामिनर माइंड, जितना ये ज्यादा आप कर पाएंगे उतना ही अच्छा होगा। अब देखिए एक्सक्लूसिव पावर्स को भी एक बार हम देख लेते हैं, हमने आंसर निकाल दिया है फिर भी हम देखेंगे। तो मनी बिल पे पावर है, एक्सक्लूसिव पावर है ना, 109 और 110 में लिखा है। स्पीकर डिसीजन होता है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन ने लिखा हुआ है। बजट एंड डिमांड फॉर ग्रांट भी स्पेशल पावर है, अप्रूवल फॉर स्पेंडिंग।
और कॉन्फिडेंट ऑफ द हाउस ये लिखा हुआ है। और नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए रूल है एक लोकसभा का। मैं आपको बार बार सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस पर फोकस करो कि रूल में है, कहां पर है, कैसे है। ओनली लोकसभा हैज द पावर टू मूव द पास ऑफ लोकसभा इफ पास एंटायर गवर्नमेंट इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट मस्ट रिजाइन। द राज्यसभा नो सच पावर। ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया, कहां दिया है, बाहर दिया है। और एडजेंटमेंट मोशन लाना अर्जेंट मैटर पर, क्या ये भी रूल बुक में दिया हुआ है 56 में। ठीक है। जॉइंट सिटिंग, क्या जॉइंट सिटिंग में भी इनके पास 108 में स्पेशल पावर होती है। In a joint sitting summoned by the president at Lok Sabha usually prevail because membership is more than double of Rajya Sabha। राज्य सभा से ज्यादा पावर है तो हो सकता है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर, ये भी आर्टिकल लिखा हुआ है कि स्पीकर ऑफ लोकसभा ऑलवेज प्रिजाइड एट जॉइंट स्पीकर इन दी absence द डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। ऐसे ही कट मोशन लाना या वोट ऑन अकाउंट लाना, कट मोशन रूल बुक में लिखे हुए हैं और वोट ऑन अकाउंट आर्टिकल में लिखे हैं। ये आपको पता होना चाहिए। अब इस पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो हमने पूरा कर लिया। ठीक है। हमने ये देख ली। हटाना, इसको लेकर आप देख सकते हैं। पर इमरजेंसी को रेटिफिकेशन करना, आपको देखा है स्पेशल मेजॉरिटी लगती है। स्पेशल मेजॉरिटी लगती है, वरना एग्जीक्यूटिव अपना काम कर देगा। ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये देखिए नेक्स्ट, तो 16 पर चलते हैं। यहां भी 2 के फॉर्मेट में है, इसीलिए हमें अच्छे से पढ़ना है। द लॉ एंटी डिफेक्शन का ये क्वेश्चन है। द लॉ स्पेसिफाइड दैट अ नॉमिनेटेड लेजिस्लेचर कैन नॉट ज्वाइन द एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 मंथ। अब ये विद इन आपको फोकस करना चाहिए, कैन नॉट आपको फोकस करना चाहिए। यहां कैन नॉट जहां लिखा रहता है, नॉट जहां लिखा रहता है, नॉट, कैन नॉट, यहीं पर यूपीएससी के हाथ में ट्रिक है, एग्जामिनर के हाथ में, कि वो क्वेश्चन को क्या कर सकती है, गलत बना सकती है। विद इन होता है या आफ्टर होता है। तो भाई नॉमिनेटेड मेंबर के लिए प्रोविजन ये है कि वो 6 मंथ के अंदर अगर कोई पार्टी ज्वाइन करना चाहे तो क्या कर सकता है, कर सकता है, उसके बाद नहीं। अब हमने क्या सीखा कि नॉट लिख दिया है और विद इन लिख दिया है। ये इसमें 2 में छेड़छाड़ है, और अधिकतर पहली स्टेट में छेड़छाड़ होती है। इसको हम काट देंगे। लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद अ प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैज टू डिसाइड अ डिफेक्शन केस। अब ये कहता है लॉ में कहीं टाइम फ्रेम नहीं दिया है। यस। अब ये स्टेटमेंट आई कैसे, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में बच्चों केस चला हुआ था। तो जब भी सुप्रीम कोर्ट में अगर केस चला हुआ है, कोई कोर्ट केस चला हुआ है, तो वाई वो कोर्ट केस चला है ये आपको मालूम होना चाहिए। वाई दैट कोर्ट केस हैज बीन इन न्यूज, यू शुड रिमेंबर दैट। उसको आपको क्या करना है, उसको आपको पता होना चाहिए। इसीलिए चला गया था कि भाई एंटी डिफेक्शन जब दूसरी पार्टी का होता है, क्योंकि हमारे यहाँ स्पीकर या चेयरपर्सन
पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं, तो अगर उनकी पार्टी के फेवर का एंटी डिफेक्शन हो रहा है तो वो मान लेते हैं, और उनका नहीं हो रहा तो वो नहीं मानते। अब इसके प्रोविजन और इसके सुप्रीम कोर्ट के लॉज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट कट गया, और ये सही स्टेटमेंट है। ये हमने कहां से पकड़ा? क्योंकि ये एक ग्रे एरिया क्या है बच्चों, दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? ग्रे एरिया दिया हुआ है। तो क्या आंसर बना? बी इसका आंसर बना। आगे बढ़िए। अब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, इसमें भी हम देखेंगे कि कहां कहां पर कलाकारी की गई। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आप जानते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, अधिकार है किसको? गवर्नमेंट को कि अपना वो लॉयर चुने, और ये लॉयर होता है, और इसके कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम लॉयर होता है, और इसके कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन भी दिए गए। अब देखिए, अटॉर्नी जनरल एंड सॉलिसिटर जनरल्स आर ओनली ऑफिसर। अब ये ओनली क्यों लिखा भाई आपने? इसका मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी ऐड की गई है। ऑफ द गवर्नमेंट हु आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। अब यहां एंड क्यों लिखा? भाई हम ये जानते हैं अटॉर्नी जनरल तो पार्टिसिपेट कर सकता है, स्पीक भी कर सकता है, लॉ को एक्सप्लेन भी कर सकता है, लेकिन सॉलिसिटर जनरल के पास ऐसी कोई ताकत नहीं है। और सॉलिसिटर जनरल एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ना होकर एक स्टैट्यूटरी पोस्ट है, या कैसी पोस्ट है? कैबिनेट की पोस्ट है। यह भी आपको पता होना चाहिए कि सॉलिसिटर जनरल कैसी पोस्ट है। तो चलिए मैं इसको जरा आपको बताता हूं। ये देखिए, सॉलिसिटर जनरल 3 इयर्स का टर्म होता है, असिस्ट करते हैं अटॉर्नी जनरल को, इसका अपॉइंटमेंट करता है प्राइम मिनिस्टर। अटॉर्नी जनरल का पोस्ट लिखा हुआ है आर्टिकल 76 में, जबकि सॉलिसिटर जनरल का पोस्ट लिखा हुआ है लॉ ऑफिसर कंडीशन एंड सर्विस एक्ट 1968। ठीक है? यस, रिस्ट्रिक्शन है, प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते, और गवर्नमेंट के खिलाफ ही क्रिमिनल नहीं लड़ सकते। ठीक है, ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है और ये सेकंड हाईएस्ट। तो जब इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग मिली ही नहीं है बच्चों, तो कैसे बैठ जाएगा? प्लस ये ओनली ऑफिसर एंड, यानी यहां मिक्सिंग की गई है। क्या की गई है? मिक्सिंग। तो ये हमने पकड़ डाली। अब सेकंड स्टेटमेंट देखिए, अकॉर्डिंग टू दी कॉन्स्टिट्यूशन, फिर वही आ गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है कि नहीं। अटॉर्नी जनरल सबमिट अ रेजिग्नेशन व्हेन गवर्नमेंट विच अपॉइंट हिम रिजाइन। रॉन्ग है। व्हेन रिजाइन करती है तभी वो रिजाइन करता है? नो, उसका इस्तीफा तो क्या क्या किया जा सकता है? कभी भी लिया जा सकता है। और क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है? नो। जनरली ऐसा होता है कि वो सरकार के साथ आता है, सरकार के साथ जाता है। अब यहां पर जो ट्रिक सेट की गई है वो क्या की गई है? अकॉर्डिंग टू दी कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो बच्चे इसको सही से नहीं पढ़ लेंगे उनको आसानी होगी कि ये कैसे होता है, क्या इसके प्रोसीजर हैं, और मुझे ऐसी आशा है कि आप इसे करने में कामयाब होंगे। तो इसका आंसर होगा डी बच्चों, पहली भी गलत, दूसरी भी गलत। और स्ट्रेस किस पे था? अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर हम ये पता कर लें तो हमारा आंसर बन जाए। अब 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। किसके ऊपर? मैंडमस के, रिट के ऊपर।
मैंडामस की रिट है 2 क्वेश्चनों में और 1 को वारंट को। अब हमारी फॉर्मेट देखिए, ये कह रहा है या तो मैं एक गलत लिखूंगा या फिर तीनों सही हैं। ये फॉर्मेट हम पहले चेक कर लेंगे, अब हम इसको पढ़ेंगे। मैंडामस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अनलेस इट इज इंटरेस्ट इन पब्लिक ड्यूटी। अब यहां मैंडामस नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? एक्सेप्शंस पूछ रहा है। हम मीनिंग याद करते हैं, लेकिन अब उसका इंटरेस्ट किसमें है? मीनिंग में तो है ही, एक्सेप्शन में भी है। इसीलिए आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि लक्ष्मीकांत में जितनी भी एक्सेप्शंस हैं वो प्लीज आप याद कीजिएगा। इस पर दोबारा से सवाल बनेगा, मैं ये आपको गारंटी देता हूं कि एक्सेप्शंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, एक्सेप्शंस ऑफ रिट्स आपको मालूम होनी चाहिए। तो मैंडामस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अनलेस इट इज इनरिस्क विद पब्लिक ड्यूटी। ये सही लगती है पढ़ने से स्टेटमेंट कि भाई क्यों लगेगी मैंडामस? मैंडामस का तो रोल ही होता है कि वो एक गवर्नमेंट अथॉरिटी को लगती है। मैंडामस विल नॉट अगेंस्ट अ कंपनी इवन दो इट मे बी ऑफ गवर्नमेंट बॉडी। अब कंफ्यूजन आ रही है कि ये तो हमने मान लिया, पर इसको क्या करें, ये तो गवर्नमेंट बॉडी ही लिख दिया है। पर गवर्नमेंट में लिखा क्या है? गवर्नमेंट बॉडी लिखा है या गवर्नमेंट कंपनी लिखा है? यहां आपको एक लर्निंग लेनी है कि आपको लिखा क्या है। क्या वहां कंपनी लिखा है? क्या वहां अथॉरिटी लिखा है? ये आपको पता होना चाहिए कि जिनको इसका डिफरेंस पता चल जाएगा उनका सवाल बन जाएगा कि भाई ये कंपनी की बात हो रही है, यहां पब्लिक ड्यूटी की बात हो रही है, तो आपको हेल्प मिलेगी। एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन बी अ पिटिशनर टू मूव टू कोर्ट टू ऑब्टेन रिट ऑफ को वारंटो। ये स्टेटमेंट सही है भाई। को वारंटो और हेबियस कार्पस, को वारंटो और हेबियस कार्पस ये कोई भी डाल सकता है। बाकी रिट डालने के लिए एग्रीव पार्टी होना चाहिए। भाई जो गलत काम कर रहा है को वारंटो में, गलत पोस्ट पे बैठ गया और स्वयं तो रिट डालेगा नहीं कि मैं गलत पे बैठा हूं, किसी और को रिट डालनी पड़ेगी। इसीलिए क्या होगा, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। और ये स्टेटमेंट, इसको याद रखना, ये स्टेटमेंट तो सही है, मतलब इस तरह की स्टेटमेंट है आपको देखनी पड़ेगी। अब पहला और थर्ड तो ठीक लग रहा है, सेकंड में हमको कंफ्यूजन है, और यहां कंफ्यूजन दूर करने के लिए उसने कंपनी लिखा है और एक टफ सवाल है। आइए इसका मैंडामस के एक्सेप्शंस देखते हैं कि मैंडामस किस पर नहीं लगता है और लर्निंग लेते हैं। तो मैंडामस हाई कोर्ट भी लगाता है और सुप्रीम कोर्ट भी लगाता है, ये हो गई अथॉरिटी। क्या इट इज अ जुडिशियल रेमेडी इन फॉर्म ऑफ एन ऑर्डर फ्रॉम अ सुपीरियर कोर्ट टू किसके ऊपर? गवर्नमेंट पर। क्या वर्ड लिखा है? गवर्नमेंट। कोर्ट के ऊपर भी लगती है, कॉर्पोरेशन के ऊपर भी लगती है। पब्लिक अथॉरिटी हु परफॉर्म अ पब्लिक ड्यूटी दैट दे आर लीगली बाउंड टू डू बट हैव फेल्ड टू परफॉर्म। क्या यहां कंपनी वर्ड लिखा है? द आंसर इज नो। किस पर नहीं लगती? लीगल राइट होना चाहिए पिटिशनर का, लीगल ड्यूटी होनी चाहिए, जो उन्हें करना है वो नहीं फेल कर रहे हैं। उनसे पहले डिमांड की गई थी, उन्होंने मना कर दिया। और क्या होना चाहिए? ये लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक नेचर का होना चाहिए। ठीक है, तो मैंडामस के एक्सेप्शन देखिए। प्रेसिडेंट को तो कोई काम वो करे या ना करे, प्रेसिडेंट और गवर्नर इसके एक्सेप्शन है, उनको कुछ नहीं कहा जा सकता। प्राइवेट बॉडीज पर नहीं लगती है, सरकारी आदेश है। कोई बॉडी सिर्फ पब्लिक बॉडीज पर लगेगी, प्राइवेट इंडिविजुअल या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन पे नहीं लगेगी। क्या वर्ड लिखा है? बॉडीज वर्ड लिखा है। जजों पे नहीं लगेगी, वो अपनी वर्किंग कैपेसिटी में काम कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया
चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, उनको नहीं बताया जा सकता है कि आप क्या करेंगे। हाँ, अगर वो स्टाफ वगैरह हायर नहीं कर रहे हैं तो वो उस पर लग सकती है, पर जुडिशियल कैपेसिटी में नहीं लग सकती। डिस्क्रिशनरी ड्यूटी हो किसी की, डिस्क्रिशनरी का मतलब है वो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। इन्फोर्समेंट ऑफ प्राइवेट बॉडी, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट, तो कहीं प्राइवेट काम का चल रहा है जहां गवर्नमेंट बॉडी ही काम कर रही है, जहां पर उनकी पब्लिक ड्यूटी नहीं है, वो कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट में सही काम नहीं हुआ तो ये मामला सिविल कोर्ट में जाएगा। यहीं पर सवाल बन रहा है बेटा, देखो कि जहां पर गवर्नमेंट बॉडीज कॉन्ट्रैक्ट के केस में प्राइवेट बॉडीज के साथ जुड़ी है, वहां पर लूप फाइल होती है आर्बिट्रेटली, और सिविल बॉडी पर, लेजिस्लेटिव बॉडी पर मैंडेमेंस नहीं लगता। कोर्ट ये नहीं कह सकती लेजिस्लेचर को या स्टेट असेंबली को कि तुम कोई लॉ बनाओ, हम तुम्हें आदेश देते हैं। तो ये 6 इसके एक्सेप्शन है, और ये एक्सेप्शन कौन सा लिखा हुआ है, ये वाला लिखा हुआ है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि किन किन पर नहीं लगती। इन पर लगती है पब्लिक ऑफिसर, कॉरपोरेशन, लोअर कोर्ट, ठीक है। ये देखो प्राइवेट बॉडीज पर नहीं लगती। इसीलिए ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी सही बताई गई, इसीलिए इसका डी होगा, पर ये सचमुच में एक टफ सवाल है। पर हमारी लर्निंग क्या है, हमको एक्सेप्शन याद करनी है। आगे बढ़ो। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, क्या बच्चों, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ये क्या कहता है? ये सिंपल सी बात कहता है, फॉर्मेट इसका देखो, वही फॉर्मेट आ गया जहां एक स्टेटमेंट भी ट्रू हो सकती है। पहले फॉर्मेट हम देख लेते हैं जिससे हमें आसानी हो कि फॉर्मेट क्या है भाई। यहां पर 3 बार 3 दे रखा है, तो या तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी या सही होगी। अगर रॉन्ग हो जाएगी तो 1 2 आंसर हो जाएगा, सही हो जाएगी तो पता नहीं, पर हम पढ़ते हैं। प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल मस्ट अडॉप्ट इट। अरे भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, मस्ट क्यों लगा रहे हो? यहां मस्ट से आपको पकड़ना है कि अपनाना ही पड़ेगा। मस्ट जैसे क्या होते हैं, ये एक्सट्रीम होते हैं कि प्राइवेट और पब्लिक हॉस्पिटल को कैन लगा हो वो सही होते हैं, मस्ट लगा हो तो एक्स्ट्रा केयरफुल होना चाहिए। हम अधिकतर बार ऐसा होता है मस्ट वाली स्टेटमेंट गलत होती है, और ये यहां से भी लॉजिक से बता रखा है कि सारे प्राइवेट हॉस्पिटल, सारे पब्लिक ऑफिसर इसको अडॉप्ट ही करें। आयुष्मान डिजिटल मिशन जो कि आयुष्मान स्कीम के तहत है, ये जरूरी नहीं। एज अ एम टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरी सिटीजन शुड, अब यहां फिर शुड बी अ पार्ट ऑफ इट। क्या शुड बी अ पार्ट ऑफ इट? एक तो यहां सारे प्राइवेट और सारे सरकारी हॉस्पिटल कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है, एवरी सिटीजन पार्ट ऑफ इट, गलत है। इसका एम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज हो सकता है, लेकिन क्या एवरी सिटीजन के बेसिस पर है? इट इज अ सीमलेस पोर्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री। तो दूसरी स्टेटमेंट भी बेकार है और सेकंड स्टेटमेंट भी बेकार है, इसीलिए फॉर्मेट के हिसाब से भी ये थर्ड जा रहा है। अब हम थोड़ा देख भी लेते हैं। स्कीमों में अधिकतर बेनिफिशियरी पूछे जाते हैं बच्चों, क्या पूछे जाते हैं? बेनिफिशियरीज आर आस्क्ड। ये देखो तो कैसा है जी, आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन के अंदर ये कार्ड दिए जा रहे हैं। 14 डिजिट का आपका कार्ड होगा, हेल्थ रिकॉर्ड इसमें रहेंगे, हेल्थ फैसिलिटी इसमें रहेगी, पेपरलेस हेल्थ केयर होगा,
स्कैन और शेयर कर सकते हैं जहां अपने डिस्टेंस। और ये टेलीमेडिसिन को आगे बढ़ाएगी, बेटर डायग्नोस करेगी, बेटर एफिशिएंसी करेगी। कहां आप पोर्टल पे जाकर जोड़ सकते हैं। 5 लाख का पेंशन मिलता है, इंश्योरेंस कवरेज पर फैमिली। तो 5 लाख ये पर फैमिली है, एवरेज सिटीजन नहीं है। ये देखो 12 करोड़ फैमिली को एक फैमिली में लोग बीमार हैं तो 5 लाख तक का बीमा देंगे। अब क्या एवरी को दे रहे हैं? नहीं। रूरल एरिया में रहे, कच्चा हाउस में रहे, अर्बन एरियाज में रह रहा है तो वो स्ट्रीट वेंडर हो, रैक पिकर हो, डोमेस्टिक वर्कर हो, कंस्ट्रक्शन वर्कर हो। 70 प्लस के लिए भी इन्होंने वाय वंदन लाया है, स्पेशल ग्रुप के लिए भी लाया है। अच्छा, अभी कितने हॉस्पिटल जुड़े हैं? 36,000 हॉस्पिटल जुड़े हैं। कितने हॉस्पिटल? 36,000। तो क्या सारे जुड़ गए? नहीं। कैशलेस ट्रीटमेंट है और पोर्टेबिलिटी है, कहीं का कहीं भी जा सकता है। ठीक है, ऐप भी इन्होंने बनाया। तो क्या समझ में आया? एवरी सिटीजन क्या सही हो सकता है? नहीं। मस्ट सही हो सकता है? नहीं। सीमलेस पोर्टेबिलिटी सही हो सकता है। यही मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरह से आपकी अप्रोच होनी चाहिए। अगले सवाल पर चलते हैं। तो जब भी लर्निंग क्या है, जब भी कोई आप स्कीम पढ़ते हैं और बहुत बड़ी स्कीम पढ़ते हैं तो आप क्या देखेंगे? बेनिफिशियरीज को देखिए कि हु इज दी बेनिफिशियरीज, उससे आपको पता चल जाएगा। अब ये बड़ा लंबा चौड़ा प्रश्न है, इसको हम जरा देखते हैं। क्या करते हैं, इसको हम जरा देखते हैं। फॉर्मेट देखिए, 4 स्टेटमेंट देके 2 बार ये क्या कह रहा है कि 2 स्टेटमेंट सही होंगी, और 1 बार ये कह रहा है कि 3 स्टेटमेंट सही हो सकते हैं। तो हमने क्या चेक कर लिया? फॉर्मेट चेक कर लिया। तो अब देखिए, अगर हम 3 चेक कर लें तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन पर आ सकते हैं, आंसर पर आ सकते हैं। तो पहले 3 ही पढ़ लेते हैं। द डिप्टी स्पीकर हैज द सेम पावर एज स्पीकर when presiding over a sitting of the house and no appeal against it। तो डिप्टी स्पीकर को लेके क्वेश्चन है कि वो जब बैठता है तो उसकी पावर स्पीकर जितनी होती है, ये हम पढ़ते हैं, और उसके अगेंस्ट कोई अपील नहीं की जा सकती। ये हमें मालूम नहीं, जनरली लक्ष्मीकांत में दिया नहीं रहता, तो इससे हमारा काम नहीं बन रहा। अच्छा, आप गलत देखेंगे, कहीं और गलत मिलता है क्या? देयर इज अ मैंडेटरी प्रोविजन। अच्छा जी, मैंडेटरी वर्ड आ गया। दैट इलेक्शन ऑफ अ कैंडिडेट एज अ डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा शैल बी फ्रॉम आइदर फ्रॉम द प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी और अ रूलिंग पार्टी। मतलब 543 में से अपोजिशन नहीं आना चाहिए, मैंडेटरी है। कहां मैंडेटरी है? ऐसा कुछ भी नहीं होता, किसी भी पार्टी से कोई भी आदमी आ सकता है। ये हम श्योर हैं कि ये नहीं होगा। ठीक है, इसको अभी काटते हैं। द वेल स्टेब्लिश पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस है ये। अच्छा जी, पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस है। अब ये फिर यही आ गया हमारा पहला लर्निंग कि भाई ये पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस है, रूल है, क्या है, कन्वेंशन से होता है, किससे होता है, क्योंकि यहीं से सवाल निकाल रहा है। क्या निकाल रहा है? सवाल यहीं से निकाल रहा है। तो ये कह रहा है कि अपॉइंटमेंट ऑफ डिप्टी स्पीकर होगा, अपॉइंटमेंट होगा, अपॉइंटमेंट होगा। अरे भाई, इलेक्शन होता है। ये वर्ड देखिए, अपॉइंटमेंट इज ऑफ डिप्टी स्पीकर, ये काटना पड़ेगा आपको।
इज दैट मोशन इज मूव्ड बाय स्पीकर एंड ड्यूली सेकंड बाय प्राइम मिनिस्टर। वाह, अपॉइंटमेंट होगा डिप्टी स्पीकर का। अरे भाई, हमने पढ़ा है इलेक्शन होता है, और स्पीकर क्यों मोशन पास करेगा? वो तो क्या करता है, वो तो कोई मोशन को, और जो मोशन होते हैं उसे एक्सेप्ट और रिजेक्ट करता है, और फिर सेकंड प्राइम मिनिस्टर क्यों करेगा? यहां एक मिस्टेक, दो मिस्टेक, तीन मिस्टेक, चार मिस्टेक दी गई। क्या बात करो, अगर आपने स्टेटमेंट पढ़ी नहीं है तो भी आप बता सकते हैं कि ये चार नहीं हो सकता, अब दो नहीं हो सकता, तो आंसर बचा 1 और 3। हमारे फॉर्मेट से भी ये समझ में आया कि भैया ये सवाल झुक रहा है किसकी तरफ? दो स्टेटमेंट की तरफ, क्योंकि कहीं पर चारों स्टेटमेंट दी नहीं है। क्योंकि ये सवाल ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, एक दो, एक दो तीन, एक दो चार, और दो तीन चार, या फिर ऑल। लेकिन उसने ये वाला फ्रेमवर्क नहीं अपनाया। अच्छा, तो फॉर्मेट देखकर भी आपको काफी कुछ पता चलता है। तो आप फॉर्मेट भी प्लीज क्या कीजिए, एनालाइज किया कीजिए। क्या? फॉर्मेट भी एनालाइज किया कीजिए कि ये किस फॉर्मेट में कहानी चल रही है। अब जरा देख लेते हैं, हमने आंसर तो निकाल दिया, लेकिन जरा डिप्टी स्पीकर को हम लोग देख लेते हैं। डिप्टी स्पीकर क्या हो रहा है? कोई डिप्टी स्पीकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, 93 में ये दी गई है, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये है कि ये नहीं बताया कि कब तक इसको चुनना है, और इसी को लेकर पिछले 5 साल से इसको चुना नहीं गया है, इसीलिए ये क्वेश्चन आया। इससे हमें यह भी साबित होता है कि जो बहुत डिबेटेबल इश्यूज चल रहे हैं उनके ऊपर क्वेश्चन बनता है। तो आर्टिकल 93 मैंडेट्स दैट लोकसभा शैल एज सून एज पॉसिबल चूज 2 मेंबर स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। इट इज अ मैंडेटरी कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट। इतना लिख के छोड़ दिया। डिटेल ऑफ वैकेशन, रिजिग्नेशन और रिमूवल ऑफ द ऑफिस लिखिए। ये आर्टिकल 95 में बोला है कि जब वो अपनी ड्यूटी प्रेजेंट करेगा, कब? जब स्पीकर अब्सेंट होंगे। वाइल प्रेजेंटिंग डिप्टी स्पीकर हैज द सेम पावर ऑफ स्पीकर। अब देखिए, फिक्सिंग अ डेट कहां लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन तो ये बोल के चला गया कि एज सून एज करना है, लेकिन जो इसका इलेक्शन होता है वो रूल एंड प्रोसेस कंडक्ट ऑफ बिजनेस से होता है। बस यहीं पर क्वेश्चन फंस रहा है। द डेट क्या लिखे? डेट ऑफ इलेक्शन डिप्टी स्पीकर इज फिक्स्ड बाय अ स्पीकर। प्रोसेस कहां दिए? अ मेंबर गिव अ नोटिस इन राइटिंग एड्रेस टू सेक्रेटरी जनरल ऑफ अ मोशन ऑफ अदर मेंबर टू बी चूजन एज डिप्टी स्पीकर। तो कोई भी मेंबर दे सकता है कि किसको चुनना चाहिए, उसको एक सेकेंडर होना चाहिए बाय थर्ड मेंबर। अगर कई लोगों को किया गया है तो फिर वोट होगा। तो अगर स्पीकर का पोस्ट वेकेंट है तो प्रेसिडेंट फिक्स करेगा स्पीकर। पर क्या है, आप तक किया नहीं है, क्योंकि वर्ड फ्रेम हुआ है एज सुन एज। कोई 93 में डेडलाइन नहीं दी गई है कन्वे, उससे ये रूल बुक से चल रहा है। ये देखो, रूल से चल रहा है, रूल 8। इसीलिए भारत में प्रॉब्लम है क्या, कि 19 के बाद स्पीकर बना ही नहीं है। क्या बात समझ में आई? 19 के बाद स्पीकर बना ही नहीं। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट भी हम रीड करते हैं। एज द रूल ऑफ बिजनेस एंड प्रोसीजर ऑफ लोकसभा, इसको जरा आप देखिए।
द इलेक्शन ऑफ अ डिप्टी स्पीकर शेल बी हेल्ड ऑन सच डेट फिक्स बाय, तो डेट फिक्स करने का प्रोसीजर इसी में दे रखा है। यानी हमें बैकग्राउंड तो जानना चाहिए, और आपने देखा कि रूल में ये है, तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, सही। इसीलिए फर्स्ट एंड थर्ड क्या है बच्चों, सही है, क्योंकि सेकंड और फोर्थ गलत है। तो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन आपको जाननी चाहिए, इससे ये साबित होता है। आगे चलिए, कुछ और सवाल हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। चलिए, अब ये कहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। लर्निंग क्या है, एक्ट के ऊपर सवाल आने ही आने हैं, 2 से 3 सवाल, जितने भी एक्ट हैं 71 से लेकर 1947 तक, 74, 71, और इसमें जितने भी एक्ट पास हुए हैं उन पर सवाल आता है। ये हमारी लर्निंग है और उसके प्रोविजन हमें याद होने चाहिए। ये सवाल हिस्ट्री का भी सवाल है, इसीलिए स्पेक्ट्रम में इनके प्रोविजन भी दिए गए हैं और इनकी प्रॉब्लम्स भी दी गई हैं। इसीलिए मैं हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि एक आध घंटा लगाकर आप क्या कर लीजिएगा, इसकी प्रॉब्लम्स भी आइडेंटिफाई कर लीजिएगा, प्रॉब्लम्स पर सवाल आता है। चलिए अब हम लोग फॉर्मेट देखते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, व्हाट डज आवर क्वेश्चन सेज। आवर क्वेश्चन सेज बच्चों कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, the function of provision government were divided into reserve and transfer subject। ठीक है, इसी को डायरकी कहते हैं। ये कह रहा है कौन से सब्जेक्ट रिजर्व में आएंगे, कौन से सब्जेक्ट रिजर्व लिस्ट में आएंगे। अब रिजर्व लिस्ट वो है जो गवर्नमेंट गवर्नर अपने साथ रखता था, जिसको उसने ट्रांसफर नहीं किए। अब गवर्नर अपने साथ कौन से विषय रखेगा, भाई जो माल मसाइले वाले होंगे, जो लेस इंपॉर्टेंस के थे, किसके बच्चों, लेस इंपॉर्टेंस के, उसको वो क्या करता था, उसको वो ट्रांसफर कर देता था, इसीलिए डायरकी फेल भी हुई थी। अब फॉर्मेट चेक करो, इस क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है, व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये कह रहा है कोई एक आप काट दो, ये देखो 3 सही होंगे। तो भाई मुझे पता है कि वो लैंड रिवेन्यू तो अपने पास रखेगा, पैसा कोई नहीं छोड़ता है, यही मेजर सोर्स था ब्रिटिशर का। ठीक है, तो 3 होना ही चाहिए। पुलिस भी नहीं छोड़ेगा, पुलिस तो गवर्नर अपने पास ही रखेगा, और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस भी कभी नहीं छोड़ेगा। अगर इन तीनों में से लेस ग्रेविटी का कोई वो है तो वो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो अगर मुझे एक काटना हो तो मैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट काटूंगा। 2 काटते ही मेरा आंसर आ रहा है, क्योंकि अगर इनकी ग्रेविटी को आप देखिए तो जस्टिस ऐसा विषय है, कोर्ट से रिलेटेड विषय, लैंड रेवेन्यू मनी से रिलेटेड मैटर है, पुलिस डिफेंस से रिलेटेड मैटर है, और ऐसे मैटर को नहीं चाहेगा वो कि क्या किया जाए, चेंज किया जाए। ठीक है, अब जरा इसको हम किसमें देख लेते हैं बच्चों, कुछ उसमें देख लेते हैं कौन से सब्जेक्ट हैं। ये देखिए,
तो रिजर्व और ट्रांसफर को ही डायरकी कहा जाता था। डायरकी इंट्रोड्यूस हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से, सब जानते हैं, मॉन्ट्यूस चैनफूड रिपोर्ट इसको कहते हैं। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट बांटे गए थे, एक को गवर्नर करेगा, ठीक है, और वो रिस्पॉन्सिबल भी नहीं होगा काउंसिल पर। उसके पास बड़े हैवी वेट दिए गए थे, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस जिसमें आएगा, जस्टिस एंड फाइनेंस, लैंड रेवेन्यू, इरिगेशन, प्रिजन, ठीक है। बाकी विषय जिनको गवर्नर मिनिस्टर के साथ मिलकर देखता था वो थे एजुकेशन, हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री। तो ये देखिए आ गया, ये लेस ग्रेविटी के विषय हैं, ठीक है, ये आपको मालूम चल गया होगा। आंसर क्लियर है बच्चों? यस, आंसर क्लियर है। आगे आप बढ़िए। 54 ये भी क्वेश्चन हिस्ट्री का है, लेकिन आप इसको देखिए। विद द रेफरेंस ऑफ क्रिप्स मिशन, अब जितने भी ये क्रिप्स मिशन है, कैबिनेट मिशन है, इन पर सवाल आता है, ये आपको रट के रखने, और ये आसान सवाल है। क्यों? जहां स्टेटमेंट फैक्चुअल होती है वहां थोड़ा मुश्किल होती है, लेकिन जहां कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी हो रही है वहां आपके लिए चीजें आसान हो सकती हैं। तो आप क्या कीजिए, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वुड हैव मेंबर नॉमिनेटेड बाय प्रोविंशियल असेंबली एज वेल एज, अब ये जो एज वेल एज है ये क्या बनाता है बच्चों? ये कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो बनाने की बात की थी उसमें नॉमिनेटेड मेंबर आएंगे किससे? असेंबली से भी, और किससे बच्चों? प्रिंसली स्टेट से भी। तो ये क्या हो जाएगा? अरे भाई हमने पता था कि यही इसका फेलियर था, प्रोविंशियल असेंबली से कैसे मेंबर आते थे? इलेक्टेड। वो भी कैसे? इनडायरेक्टली इलेक्टेड। कैसे बच्चों? इनडायरेक्टली इलेक्टेड। और या एज वेल एज भी इसको गलत करता है, और इनडायरेक्टली इलेक्टेड भी इसको गलत करता है। प्रोविंशियल स्टेट से नॉमिनेटेड थे, असेंबली से इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे, तो ये गलत हो गया। एनी प्रोविंस विच आर नॉट प्रिपेयर टू एक्सेप्ट एनी लॉ, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वुड हैव राइट टू साइन अ सेपरेट एग्रीमेंट विद ब्रिटेन रिगार्डिंग फ्यूचर स्टेटस। बिल्कुल यही था कि भाई इन्होंने कहा था कि ये जो हमारे इलाके हैं सिंध के, लाहौर के और बंगाल के, इनका क्या होगा? तो क्रिप्स ने इसी को गली छोड़ दी थी कि अगर आप नहीं मानोगे तो आप हमारे साथ अलग से एग्रीमेंट कर सकते हो। तो पहली स्टेटमेंट रॉन्ग, सेकंड स्टेटमेंट इज राइट। जरा इधर देख लो बच्चों, क्रिप्स मिशन क्या कहता है? क्रिप्स मिशन 42 में आया था, ठीक है, रंगून में गवर्नमेंट, जापान लोग आ गए थे, और ब्रिटिश गवर्नमेंट अर्जेंट प्रेशर देख रही थी कि पॉलिटिकल डेडलॉक कैसे माना जाए। इन्होंने क्या किया? एक्टिव पार्टिसिपेशन लाना चाहते थे। तो इन्होंने प्रॉमिस किया कि हाँ भाई हम आपको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट देंगे, है ना, क्योंकि प्रेशर पड़ रहा था अमेरिका से और एलाइड पावर से। तो प्रपोजल क्या बोला इन्होंने? डोमिनियन स्टेटस देंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली देंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में क्या देंगे? कोई भी प्रिंसली स्टेट अगर जुड़ना नहीं चाह रहा है तो राइट टू ससीड देंगे उसे। यहीं पर
प्रॉब्लम आ गई, इसीलिए क्या हो गया, फेलियर हो गया। और डिफेंस का कंट्रोल उन्होंने अपने पास ही रखा जब तक वॉर है, इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने कहा आप ससीड का राइट दे रहे हो, सही नहीं है। मुस्लिम लीग तो ने भी इसको रिजेक्ट किया क्योंकि वो पाकिस्तान की डिमांड चाह रहा था कि एक्सप्लिसिटली हमारी डिमांड मानी जाए। हिंदू महासभा ने भी मना किया क्योंकि इससे क्या होगा, डिवीजन। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जा रहा है बच्चों, सही हो जा रहा है। पहला स्टेटमेंट क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जा रहा है, सही हो जा रहा है। क्या बात क्लियर हुई, क्लियर हो। नेक्स्ट पर चलो, एक आध क्वेश्चन हम और होगा उसको हम और देखते हैं। मुझे आशा है कि आप सही से डिसाइफर कर पा रहे होंगे। अब आइए, इसमें फिफ्थ शेड्यूल पर बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इसको आप कैसे डिसाइफर करेंगे। क्वेश्चन देखिए, इफ अ पर्टिकुलर एरिया डन अंडर फिफ्थ शेड्यूल of the Constitution of India, which one of the following statement best reflect and the consequences of it। तो आप देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बेस्ट रिफ्लेक्ट कौन सा करता है। तो आपको पहली स्टेटमेंट ये याद रखनी है कि बेस्ट रिफ्लेक्शन कौन सा है, ठीक है। दूसरा, हमारी लर्निंग ये है कि फिफ्थ शेड्यूल पर एंड सिक्स्थ शेड्यूल पर काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दिस इज आवर लर्निंग, यस या नो, यस। ये छोटा सा चैप्टर है लेकिन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब इसको अप्रोच कैसे करेंगे। अप्रोच करने का ये तरीका है कि आप जो बेस्ट प्रैक्टिसेस पर कोई सवाल पूछता है तो क्या करिए, जो स्टेटमेंट एकदम ही खराब है उसको काटिए, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिल जाता है, यूनियन टेरिटरी बन जाती है। दिस वुड कन्वर्ट दैट एरिया इनटू अ यूनियन टेरिटरी। कैसे भाई, द स्टेट हैविंग सच एरियाज वुड डिक्लेयर एज स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, नहीं हो सकता। अब जब बेस्ट रिफ्लेक्शन में आता है तो दो स्टेटमेंट क्लोज हो जाती हैं बेटा, क्या याद रखना है, दो स्टेटमेंट क्लोज हो जाती है। कैसे करेंगे, अब इसमें देखना है, दिस वुड प्रिवेंट ट्रांसफर ऑफ लैंड ट्राइबल पीपल टू नॉन ट्राइबल पीपल, कि भाई जल जंगल जमीन बचाते हैं ये बात हमको पता है, तो ये हो सकता है। दिस वुड क्रिएट अ लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी इन दैट एरिया। अब ये पूरा का पूरा क्वेश्चन टिका है इस पर, क्या वो कोई लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी बनाते हैं। यहां आपने यूपीएससी ने हिंट दिया है, एग्जामिनर ने हिंट दिया है कि देखो मैं आपको बता रहा हूं कि मैं गलत कर रहा हूं। हमने पहले भी 2025 में ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, सीडीएस के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ में ये लिखा था कि वो एक्सरसाइज करता है कमांड ओवर ऑल थ्री बॉडी। फिर हमने ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में भी देखा था कि वहां एक तरफ लिखा हुआ था प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस और दूसरी तरफ दिया था फेयर एप्लीकेशन, और हमने एप्लीकेशन से उसको क्या मान लिया था, फेयर एप्लीकेशन ऑफ
लॉ, फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ से उसको क्या मान लिया था, रॉन्ग मान लिया। अब हमें ध्यान लगाना चाहिए कि भाई लोकल सेल्फ गवर्निंग का फिफ्थ में क्या काम, ऑटोनॉमस एरिया, ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है, ये 2022 में भी पूछा जा रहा है जिसका ये पेपर, और बाद में भी पूछा गया किसी ईयर में, हम देख चुके हैं कि ऑटोनॉमस एरिया में क्या होता है, एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मिले बनती है और दूसरी ब्लॉक लेवल पर क्या बनती है, ऑर्गेनाइजेशन बनती है। क्या बनती है, ब्लॉक लेवल पर बनती है, ठीक है। सिक्स्थ शेड्यूल में ये प्रोविजन है ऑटोनॉमस एरिया के। तो बेसिक, बहुत बेसिक डिफरेंस आपसे जान रहा है, और यहां हिंट दे रखा है कि देखो मैं बता रहा हूं, दिस वुड क्रिएट अ लोकल गवर्निंग बॉडी। अब क्लोज में हम, ये सिक्स्थ में होता है हम ये जानते हैं, ऊपर फिफ्थ लिखा है, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। यानी लुक फॉर हिंट्स, क्या हमारी लर्निंग रही, looks for hints when options are close, look for hints। आपको आप ढंग से पढ़ेंगे तो काम बनेगा। पहले तो एलिमिनेट कीजिए, दूसरा फिर क्लोज में लुक फॉर हिंट, और हिंट क्लियर हो गया तो आपको श्योरिटी आ जाएगी कि मेरा आंसर क्या है, मेरा आंसर सही। इसको जरा देखते हैं फिफ्थ शेड्यूल में क्या होता है। फिफ्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर ट्राइबल के लैंड के राइट बचाने के लिए क्या हो जाता है, उनके लैंड के राइट बचे रहें, यही इसका मेन वो है। शेड्यूल एरिया में यही लिखा हुआ है कि गवर्नर पीस को रेगुलेट करेगा, उसमें क्या कर सकता है, प्रोविजन ऑफ स्ट्रिक्ट ऑफ ट्रांसफर लैंड अमंग द शेड्यूल एरियाज, रेगुलेशन ऑफ अलॉटमेंट ऑफ लैंड, और सेंट्रल और स्टेट के लोग को भी वो पब्लिक नोटिस लाके ये कह सकता है कि ये रूल यहां पर अप्लाई नहीं होंगे या मॉडिफाई में होंगे। क्यों ये लो लाया गया था कि लैंड से, अंग्रेजों के टाइम से ही उनको लैंड से निकाला जा रहा था, फ्रॉड हो रहे थे उनके साथ। क्या बात समझ में आ गया? वहां क्या बनेगी, ट्राइबरी एडवाइजरी काउंसिल बनती है बच्चों। बिफोर द गवर्नमेंट मेक एनी रेगुलेशन कंसर्निंग द ट्रांसफर एंड अलॉटमेंट ऑफ लैंड, दे मस्ट कंसल्ट द ट्राइबरी एडवाइजरी काउंसिल कि किस तरह से राइट हो। ठीक है, तो आपने ये देख लिया। तो गवर्नर कंसल्टेशन, ट्राइबल बैंड करता है ट्रांसफर ना हो, स्पेशल लॉ होते हैं, इन्फोर्समेंट लीगली होता है, ये आपने देख लिया। और अगर डिटेल में देखा जाए तो क्या होगा, शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरिया में ये चार जगह छोड़कर सब पर लगता है ना। इसको कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन विद इन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रोटेक्शन किसका है, लैंड बचाओ, कल्चर बचाओ, ट्रेडिशनल बचाओ। डिसएडवांटेज ना हो इन डिस्टिंक्ट कल्चर का। डिस्क्रिशनरी पावर किसके पास है, गवर्नर एंड प्रेसिडेंट ऑफ, इसके ऊपर एनुअल रिपोर्ट वो सौंपता है प्रेसिडेंट को। पार्लियामेंट के और स्टेट लेजिस्लेचर के एक्ट यहां लगते नहीं है, और वो क्या करता है, प्रोहिबिट कर सकता है। कौन डिसाइड करता है एरिया को, शेड्यूल एरिया क्या है, शेड्यूल एरिया को इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, बाउंड्रीज को बताना गवर्नर की कंसल्टेशन से होता है। यहां एक एडवाइजरी काउंसिल
बनती है 20 मेंबर की, जो शेड्यूल एरिया से ही आते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से ही आते हैं। कितने परसेंट? 3/4। और वो एडवाइस करते हैं गवर्नर को वेलफेयर ऑफ शेड्यूल राइट्स। इस पर दोबारा सवाल बन सकता है, इसीलिए फोकस कीजिएगा। ए इसका आंसर बन रहा है। अब आइए आगे हम बढ़ते हैं। ये हमने देख लिया। कोई और क्वेश्चन बचा है तो हम एक बार जरा चेक कर लें। तो मुझे लगता है क्वेश्चन यहां पर क्लियर हो गए हैं हमारे सामने, और मुझे आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे। जो ट्रिक्स मैंने आपको बताने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है, उस पर आप ध्यान दीजिएगा। एलिमिनेशन मेथड पर आइएगा, दिमाग पर स्ट्रेस दीजिएगा, फॉर्मेट देखिएगा, और आप देखेंगे अगर आप 80, 90, 70 में लाइक कर रहे हैं तो आप 110, 120 आपके मार्क्स आसानी से आ जाएंगे। यूट्यूब पर आप जाकर मेरी और क्लासेस लगी हुई हैं, उनको भी आप देखिएगा। और भी मैं सारी पॉलिटी की और फिर आईआर की और फिर स्कीम्स की भी वीडियोस बनाऊंगा, आप उनको देखिए, आपको बहुत फायदा होगा। अगर आप किसी कोर्स में इंटरेस्टेड है तो आपका हार्दिक स्वागत है। तो थैंक यू वेरी मच बच्चों। गॉड ब्लेस यू। बाय। गॉड ब्लेस यू।